ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ पेटेंट्स। तो पेटेंट्स में सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखना है वो पेटेंट्स का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, पेटेंट्स में हमको सबसे पहले इसका एक्ट और उसका ईयर ध्यान रखना है। इट इज कवर्ड बाय पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड पेटेंट रूल्स 2003। ध्यान रखना, जितने भी आईपीआर हैं सब में हमको ये याद रखना ही रखना है, इट मे फॉर्म अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो सबके ईयर याद रखना है। तो पेटेंट्स एक्ट 1970 बड़ा पुराना सा एक्ट है, पेटेंट्स रूल 2003। और हमको ये पेटेंट्स कहां मिलेगा? इट इज कंटेन्ड इन एंट्री 49 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमको ये मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी लिस्ट होती हैं? 3 लिस्ट। सबसे पहली यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये जो आईपीएल है ये कौन सी लिस्ट का पार्ट है? पहला यूनियन लिस्ट, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ है, इसलिए हमको ये मिलेगा कहां? लिस्ट 1। लिस्ट 1 हमको कहां मिलेगी? शेड्यूल 7। और लिस्ट 1 में बहुत सारी एंट्रीज रहेगी, हर एंट्री के सामने कुछ ना कुछ किसी ना किसी लॉ का नाम लिखा रहता है। तो अगर हमको पेटेंट ढूंढना है लिस्ट 1 में तो हमको कौन सी एंट्री में मिलेगा? एंट्री नंबर 49 में मिल जाए। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारी पेटेंट की लोकेशन हो गई। अब ये पेटेंट एक्चुअली है क्या? पेटेंट मतलब यहां पर एक कीवर्ड आता है कि पेटेंट मतलब कोई इन्वेंशन होना चाहिए। अगर इन्वेंशन नहीं है तो वो पेटेंट नहीं है, अगर वो इन्वेंशन नहीं है तो वो पेटेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो पेटेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू इन्वेंशन, मीन अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर पेटेंट एक्ट। देन हमारे पास एक दूसरा शब्द है, इट इज कॉल्ड पेटेंटी। पेटेंटी कौन? द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर एज ग्रांटी और प्रोपराइटर ऑफ द पेटेंट। इसका मतलब जिसको पेटेंट मिल गया, जिसके नाम पर इन्वेंशन को रजिस्टर करा, उसका नाम क्या है? पेटेंटी। ध्यान रखना, पेटेंटर कुछ नहीं होता है। समझ में आया? आई रिपीट, जिसने इन्वेंशन करा उसने इस इन्वेंशन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा। किसको अप्लाई करेगा? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार उसको पेटेंट ग्रांट करेगा। तो जिसको पेटेंट मिल गया, जो पेटेंट का ओनर बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे? पेटेंटी। ये समझ में आया? पेटेंट क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी मतलब इट इज ग्रांटेड बाय लॉ फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। पेटेंट क्या पूरे लेट्स से जिंदगी भर के लिए होता है क्या? नहीं, इट इज ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कितने साल के लिए ग्रांट होता है लगभग? एक बोल रहा है 10, एक बोल रहा है 20, आगे देखेंगे। चलो 20 साल के लिए होता है, ध्यान रखें, 10 साल के लिए नहीं। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू द पेटेंटी बाय गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन। मतलब आप आपकी इन्वेंशन की सारी डिटेल्स दोगे तो हम आपको राइट ग्रांट करेंगे फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फटाफट बता दो, फुल डिस्क्लोजर किसमें होगा? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में फुल डिस्क्लोजर हो जाता है। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में तो हम कुछ डिटेल्स देते हैं, कुछ रूपरेखा देते हैं, ताकि कम से कम पेटेंट के इन्वेंशन हमारे नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए हम बुक कर दें, प्लॉट की बुकिंग कर दें। आगे जाके डिटेल में आएगा। It is done for excluding others from making, using, selling, importing patented product or process for producing that product for those purposes without his consent. हम अपने इन्वेंशन का पेटेंट क्यों लेते हैं? ताकि हमारे इन्वेंशन का यूज, हमारे इन्वेंशन को सेल हमारी परमिशन के बिना और कोई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर हमारे इन्वेंशन के 2 पेटेंट लेते हैं, या तो हम अपने प्रोडक्ट का पेटेंट लेते हैं या फिर हम प्रोसेस का पेटेंट लेते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने क्या जनरेट करा है। सो प्रोडक्ट पेटेंट कर सकते हो, प्रोसेस पेटेंट कर सकते हो। हाँ, अगर आपने प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों करे हैं तो दोनों का भी आप पेटेंट ले सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटेंट इज अ मोनोपोली ग्रांट। मोनोपोली ग्रांट मतलब आपके अलावा आपके इन्वेंशन का अधिकार और किसी के पास नहीं है, एक्सक्लूसिव आपके पास ही है। इसलिए हम पेटेंट को हमेशा क्या बोलते हैं? इट इज अ मोनोपोली ग्रांट। जनरल चीजें समझ में आ गई पेटेंट की। चलो फिर एक केस लॉ है, यहां पर केस लॉ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। केस लॉ किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज। केस लॉ का ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज। क्या बोलता है ये? ऑब्जेक्ट ऑफ पेटेंट लॉ इज टू एनकरेज साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस।
A limited time grant of the only right to use, own, sell patented method or product encourages development of new commercially useful inventions. And third, disclosure of invention to patent office, which becomes public domain after a ड्यूरेशन ऑफ मोनोपोली इज द कॉस्ट ऑफ मोनोपोली ग्रांट. केस लॉ क्या बोलता है, अच्छे से समझो. केस लॉ ये बोलता है कि एक इन्वेंटर को पेटेंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम हमारी कंट्री में साइंटिफिक रिसर्च को मोटिवेट करें, उसको एनकरेज करें. पेटेंट मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा कि ये चीज हमारे नाम पर होगी. सेकेंड सेंटेंस, आपको पेटेंट का राइट मिलेगा लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं. इट विल बी ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम. इट इज ओनली अ लिमिटेड टाइम ग्रांट. ठीक है, उसमें आप आपके इन्वेंशन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करो, उससे खूब प्रॉफिट कमाओ, हमको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है. हाँ, हम आपको पेटेंट तभी ग्रांट करेंगे अगर आप आपके इन्वेंशन का फुल डिस्क्लोजर दोगे. फुल डिस्क्लोजर नहीं दोगे, अगर पेटेंट गलती से ग्रांट कर दिया तो उसको हम रिवोक भी कर सकते हैं. उस लिमिटेड टाइम के बाद, एवरेज 20 साल के बाद, ये आपका जो इन्वेंशन है ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा. उसके बाद पब्लिक का कोई भी पार्टी, जैसे वो इंडिविजुअल हो, सोलो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, आपके इन्वेंशन को यूज करके उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकती है. समझ में आ गया केस लॉ में क्या क्या दिया. ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट. ओके, थ्योरेटिकल है. केस लॉ देख लेते हैं हम. क्या लिखा हुआ है, राज प्रकाश वर्सेस मंगत राम चौधरी. क्या बोलता है ये केस लॉ. इन्वेंटिव क्रिएशन इज अ नोटेबल इज टू डिस्कवर समथिंग और फाइंड समथिंग नॉट फाउंड और फाउंड बाय एनीबडी प्रीवियसली. वो बोल रहा है यहां पर इन्वेंशन मतलब क्या. इन्वेंशन मतलब यहां पर डिस्कवरी नहीं होता है. मैंने आपको बोला ना, अगर आपने कोई चीज ढूंढ लिया आपके घर में तो क्या उसको इन्वेंशन बोलेंगे. बिल्कुल नहीं. इन्वेंशन मतलब समथिंग क्रिएटिव. और इन्वेंशन उसको भी बोलेंगे अगर ऐसा इन्वेंशन और किसी ने पहले इन्वेंट नहीं करा हो. अगर और किसी ने पहले इन्वेंट करा हो और आपने उसी इन्वेंशन को कॉपी करा तो उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे. इट इजंट एसेंशियल दैट इन्वेंशन ऑट टू बी एनीथिंग को फाउंडेड. जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टनरशिप के साथ इन्वेंशन करो, आप अकेले भी इन्वेंशन कर सकते हो. The fundamental thing is that creator was first to embrace it. आप पहले व्यक्ति होने चाहिए इस इन्वेंशन के लिए. अगर आप दूसरे हुए तो आप इन्वेंटर नहीं कहलाओगे. Main issue in this manner is that each basic creation is asserted as in the form of novelty or new character. It will be considered as invention and the cases and specifications must be pursued in that light. उन्होंने बोला अगर किसी इन्वेंटर ने नया क्रिएशन करा है तो हम उसको इन्वेंशन मानेंगे, प्रोवाइडेड उस इन्वेंशन को पहले और किसी ने क्लेम नहीं करा हो. तो इस केस लॉ की समरी क्या है. केस लॉ की समरी यह है, किसी चीज को ढूंढने को हम इन्वेंशन नहीं कहते हैं. अगर आपने कोई नई चीज क्रिएट करी है और वो चीज और किसी ने नहीं क्रिएट करी है, इन्वेंट करी है, तो उसको हम इन्वेंशन मानेंगे और अब आपको पेटेंट दे देंगे. समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं भाई राज प्रकाश जी के केस लॉ में. चलो आगे. अब इंपॉर्टेंट, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी मालूम है, आपने भी इसका रिवीजन करा होगा कि हम क्या पेटेंट कर सकते हैं. हम क्या पेटेंट कर सकते हैं. सबसे पहला, पेटेंट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन इन्वेंशन. पेटेंट मतलब इन्वेंशन. अगर इन्वेंशन नहीं हुआ तो हम पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. इन्वेंशन मतलब क्या, इट शुड इन्वॉल्व न्यू प्रोडक्ट और न्यू process and it should not be covered under non patentable list. यहां पर आईपीएल में हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट पढ़ी थी जिसका हम रिवीजन करेंगे, डोंट हैव टू वरी. उस लिस्ट को क्या बोलते हैं, नॉन पेटेंटेबल लिस्ट. अगर आपका इन्वेंशन उस लिस्ट में आ रहा है, जैसे आपने इन्वेंशन करा है रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, क्या आपको पेटेंट मिलेगा. नहीं, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज कवर्ड अंडर नॉन पेटेंटेबल लिस्ट. तो नॉन पेटेंटेबल लिस्ट में आपका इन्वेंशन नहीं है, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है और उसको इन्वेंट करा है, आपको पेटेंट मिल जाएगा. अब यहां पर थोड़ा सा हमने एनालिसिस करा है इन्वेंशन और न्यू मतलब क्या. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंशन. इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ बीइंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. उन्होंने बोला कि भाई इन्वेंशन मतलब उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप आया हुआ है. इन्वेंटिव स्टेप आया है जिसकी मदद से आपने कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाया है, दैट शुड बी कमर्शियली वायबल. व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियली वायबल. इट शुड बी मेड यूज फॉर द पब्लिक. वो पब्लिक में यूज होने लायक हो.
अगर आपका इन्वेंशन पब्लिक में यूज होने लायक नहीं है तो हम उसको इन्वेंशन नहीं मानेंगे। न्यू मतलब क्या है? तो इसकी दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। यू शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप्स एंड इट इज केपेबल ऑफ बीइंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन्वेंटिव स्टेप समझ में आएगा। व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? आपका प्रोडक्ट या प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होने लायक होना चाहिए। आपने प्रोसेस डेवलप करा लेकिन वो इंडस्ट्री में यूज होने लायक ही नहीं है तो उसको हम इन्वेंशन नहीं मानेंगे। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो समझ में आया। सर ये इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है? इट इज अ फीचर दैट मेक्स इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन दैट आर्ट। क्या मतलब हुआ? It is a feature that makes invention not obvious to a person skilled in that art. समझो, मैंने एग्जांपल भी लिया था। आपने लेट्स से कंप्यूटर में एक स्क्रीन सेवर लगा दिया और आपने बोला मैंने इन्वेंशन करा। आपके घर के बड़े बूढ़ों को लगा कितना इंटेलिजेंट है, देखो हमारा फोटो यूं 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 घूम रहा है, आज तक किसी ने इन्वेंशन नहीं करा। लेकिन उसको इन्वेंशन तभी मानेंगे अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाओगे, उसको बोलोगे क्या ये नई चीज है, वो बोले ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो सालों से चल रहा है स्क्रीन सेवर। उसने बोल दिया ये कॉमन है मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस, एंड इफ इट इज वेरी ऑब्वियस इट इज नॉट एन इन्वेंशन। अगर आपने कंप्यूटर में कुछ ऐसा करा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बोले या कंप्यूटर एक्सपर्ट भी बोले हाय ला ये क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल नई चीज है, उसको हम इन्वेंटिव स्टेप मानेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इन्वेंटिव स्टेप मतलब आपने ऐसा फीचर दिया है जो ऑब्वियस नहीं है, जो किसी ने पहले नहीं करा। It involves technical advance as compared to existing knowledge and it should have economic significance. What do you mean by economic significance? उसको मार्केट में हम बेच सके, उसको मार्केट में हम बेच सके। तुमने 2000 रुपए नोट छापने की मशीन बना डाली, क्या उसको मार्केट में सेल कर सकते हो? इट विल बी इलीगल, तो उसको हम इन्वेंटिव स्टेप में शामिल नहीं करें। ओके, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे कोर्स में दो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बड़ी बड़ी है। ये तो पहली लिस्ट आ गई दैट इज नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, और दूसरी एक बहुत बड़ी लिस्ट हम कॉपीराइट में पढ़ते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है वो, मेरे ख्याल से 32 या 33 पॉइंट्स हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम कौन कौन सी चीजों को कॉपीराइट में इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानते हैं। याद आ रहा है क्या? तो ये दोनों लिस्ट आपको ऐसा कभी ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, या बताइए कि कौन कौन सी हम इन्वेंशंस, कौन कौन सी कॉपीराइट को हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानते। इसके बेसिस पर कोई वो केस लॉ पूछ सकता है। सो उसको आपको दिमाग में रखना है लेकिन रट्टा नहीं मारना है, ये ध्यान रखो। इतना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि बताओ भाई व्हाट इज अ नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, ऐसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। यू आर नॉट सो लकी कि इतना सिंपल सिंपल आपसे पूछ ले, रट्टा मार के हम लिख ले, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन पेटेंटेबल लिस्ट। सेक्शन 3 और 4 में ये दिए हुए हैं। पहला, invention is a frivolous or contrary to well established natural laws. आपका अगर इन्वेंशन फ्रिवलियस है या कॉन्ट्ररी है नेचुरल लॉस के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल आपने ऐसी मशीन बनाई जो आउटपुट देती है विदाउट इनपुट, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब पहले पॉइंट को हम समराइज कैसे कर सकते हैं? इट इज अ वेरी सिली इन्वेंशन, बेवकूफी वाला इन्वेंशन है। सो ये इन्वेंशन इज सिली, तो वो उसका पेटेंट ग्रांट आपको नहीं होगा। Second, it is contrary to public order morality or causes serious prejudice to human, animal or plant life or health to the environment. आपने ऐसा इन्वेंशन कर दिया जो पब्लिक मोरालिटी या ऑनेस्टी के अगेंस्ट है, या फिर वो ह्यूमन या एनिमल या एनवायरमेंट के किसी भी एलिमेंट को, बायोटिक या अबायोटिक को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपने चोरी करने का नया तरीका कर दिया, घर को कैसे तोड़े इसका नया तरीका कर लिया, गैम्बलिंग कैसे करना चाहिए इसका नया तरीका इजाद करा, तो इसको हम इन्वेंशन की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। थर्ड, ओनली डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब सिर्फ ढूंढना, आपने कोई क्रिएशन नहीं करा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओनली डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी or discovery of any living thing or non-living substance occurring in nature. Their practical application are however patentable subject matter. ये important हमारे लिए, मतलब environment में कोई भी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चिड़िया ढूंढी, आपने कोई इंसेक्ट ढूंढ लिया, आपने कोई प्लांट ढूंढ लिया, ढूंढने को हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने कुछ अच्छी चीज तो करी है, सरकार आपको इसके लिए अवार्ड दे देगी, लेकिन इसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे।
समझ में आ गया? हाँ, अगर आपने कोई सब्सटेंस ढूंढा है एनवायरमेंट से, उसको इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। लेकिन इस सब्सटेंस को आप यूज कैसे कर रहे हो, इस प्रोसेस को क्या हम पेटेंट करवा सकते हैं, वो एक डिस्कशन का मैटर है। क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे से आपको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई विल रिपीट। अगर आपने एनवायरनमेंट से कोई सब्सटेंस ढूंढा है, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में वाइब्रेनियम है। वाइब्रेनियम कौन सी फिल्म में देखा था आपने? ब्लैक पैंथर। आपने एक एलिमेंट ढूंढ लिया वाइब्रेनियम, इसको ढूंढने को हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। लेकिन वाइब्रेनियम से आपने हेलमेट बना लिया, शूज बना लिए, वो ऐसे शूज है कि आप बटन दबाओ तो आप उड़ जाओगे हवा में, तो इसके प्रोसेस को हम फिर भी पेटेंट करवा सकते हैं। तो ढूंढने को हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, प्रोसेस को हम पेटेंट करवा सकते हैं। आगे, ओनली डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस which does not result in enhancement of known efficacy of that substance। आपने क्या करा, एक ऑलरेडी केमिकल है, उस केमिकल का नया फॉर्म ढूंढ लिया, लेकिन उस नए फॉर्म से उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी है। बहुत ध्यान से समझो, आपने कोई एग्जिस्टिंग सब्सटेंस का नया फॉर्म ढूंढ लिया, लेकिन उस नए फॉर्म ढूंढने से एग्जिस्टिंग सब्सटेंस की एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ी है, तो उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल, एक मेडिसिन है, उसका केमिकल फॉर्मुलेशन से आपका सर दर्द ठीक होता है, मेडिसिन ए। मेडिसिन बी से फीवर ठीक होता है। दोनों से साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आपने क्या करा, एक कॉमन दवाई बनाई जिससे सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, बुखार भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं। बोलो, क्या इसको इन्वेंशन बोलेंगे? नहीं, एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर आपने ऐसी दवाई बनाई कि वो सर दर्द भी ठीक कर रही है, बुखार भी ठीक कर रही है, लेकिन साइड इफेक्ट्स नहीं है, अब इसमें कोई नई चीज जुड़ी है, इसको पेटेंट आप करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो कोई नया फॉर्म ढूंढ लिया, लेकिन एग्जिस्टिंग सब्सटेंस की एफिशिएंसी नहीं बढ़ी है, एफिकेसी नहीं बढ़ी है, तो उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। और मियर डिस्कवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ढूंढ ली है, डिस्कवर कर ली है, उसको भी हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। मियर न्यू यूज फॉर अ नोन सब्सटेंस और मियर यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस, मशीन और apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant। उसने ये बोला है भाई कि आपने कोई एनवायरमेंट से एक प्रोडक्ट का नया यूज ढूंढ लिया, या एक प्रोसेस को नए तरीके से आपने अप्लाई करा, तो इसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। लेकिन उस नए यूज या प्रोसेस से एक नया प्रोडक्ट बन सकता है, तो हम उसको पेटेंटेबल डेफिनेशन में ला सकते हैं। आई रिपीट, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने उस प्रोडक्ट में प्रोसेस ए अडॉप्ट करा है, अगर आप इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस बी लगाते हो तो उससे सेम प्रोडक्ट बन रहा है, इसको इन्वेंशन नहीं कर सकते। लेकिन आपने प्रोसेस बी लगाया और प्रोसेस बी से एक नया प्रोडक्ट बन गया, देन इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट, फिर उसको आप पेटेंट करवा सकते हो। देन मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स अनलेस इट इज अ सिनर्जी और अ कॉम्बिनेशनल इफेक्ट, अगर आप दो चीजों को मिला रहे हो तो उसको हम पेटेंटेबल नहीं बोलेंगे। मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, सेव परमल को मिला दिया तो वो पेटेंटेबल नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन से उसकी एफिकेसी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, तो इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट। मैंने वापस यहां पर दवाई का एग्जांपल लिया है, ये दो मेडिसिन का जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, फीवर और हेडेक का। अगर आपने दो मेडिसिन को कंबाइन कर कर उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी नए प्रोडक्ट की, तो हम उसको इन्वेंशन बोल सकते हैं, तो हम उसको पेटेंट बोल सकते हैं। ओनली अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस अनलेस इट लीड्स टू अ न्यू रिजल्ट। क्या मतलब है? आपने दो डिवाइसेस को अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट करा, ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर वाली चीजों को नीचे रख दिया, नीचे वाली चीजों को ऊपर रख दिया, तो इसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसको भी हम नॉन पेटेंटेबल इसमें रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बाय चांस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या प्रोसेस का अगर पेटेंट हो गया तो ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, हर इकोनॉमी में इसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अब एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपने कोई भी इन्वेंशन करा है, आपको अवार्ड मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन उसको हम इन्वेंशन नहीं मानेंगे, उसका पेटेंट नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, सीड्स, एनिमल्स अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर आपने किसी भी प्लांट का या फिर एनिमल का प्रोपगेशन करा, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कोई मेथड इजाद करा, उसको हम पेटेंट नहीं मानेंगे। बट अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे मालूम पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म माइक्रो है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
को बढ़ाने के लिए आपने अगर कोई मेथड इजाद करा है तो वो फिर भी पेटेंटेबल मेथड होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली क्या होते हैं? दे आर नेचुरली ऑकरिंग। नॉन पेटेंटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट नेचुरली ऑकरिंग इज पेटेंटेबल। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब है? आपने अगर किसी इन्वेंशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा, आपने अगर आपके इन्वेंशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा तो उसको हम इन्वेंशन मानेंगे। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में ऑलरेडी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और अगर आपने उसको ढूंढा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सिर्फ डिस्कवरी बोलेंगे, उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। सो अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करा तो फिर हम उसको इन्वेंशन मान सकते हैं। नेचुरली ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आपने सिर्फ ढूंढा तो उसको हम इन्वेंशन नहीं मानेंगे। Next, any process of medicinal, surgical, curative, diagnostic, therapeutic or other treatment of human beings of animals to render them free of disease or to increase their economic value or that of their products। क्या मतलब हुआ? कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे वो ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, डायग्नोसिस हो। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि हमको क्या हुआ, तो वो यहाँ नब्ज आपकी पकड़ता है, आपको यूँ देखता है, आंखें खोल खोल के बोलता है जुबान बाहर करो, अंदर झांक के देखता है। दैट इज कॉल्ड अ डायग्नोस। वो बताता है कि आपको फीवर है, क्या है, कुछ टेस्ट करवाता है। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसको हम इन्वेंशन नहीं मान सकते, उसका पेटेंट नहीं होगा। हाँ, जिन इंस्ट्रूमेंट से आप सर्जरी करते हो उसको फिर भी हम पेटेंटेबल मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट सर्जरी हो रही है तो हार्ट सर्जरी का जो प्रोसेस है उसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे हार्ट सर्जरी बहुत इजी हो जाएगी, उस इंस्ट्रूमेंट का फिर भी पेटेंट ले सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और अ कंप्यूटर प्रोग्राम पर्सर एल्गोरिथम्स। किसी भी मैथमेटिकल या बिजनेस मेथड या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम का पेटेंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ये कहां पर कवर हो जाएगा? ये कॉपीराइट में कवर हो जाएगा। इसमें कोई दूसरा लॉ लग रहा है तो फिर उसको हम पेटेंट नहीं लेंगे। अ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर एस्थेटिक क्रिएशन whatsoever इंक्लूडिंग सिनेमा वर्क्स और टेलीविजन प्रोडक्शंस, इसका भी हम पेटेंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसका कॉपीराइट आ जाएगा। वंशिका, हाँ बेटा, हम प्रोसेस मतलब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का तरीका भी हम इस इन्वेंशन को नहीं मानेंगे। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट कवर होगा उसको हम पेटेंट फिर भी पेटेंट में कवर कर सकते हैं बेटे। आगे, अब मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। सांप सीढ़ी कैसे खेलते हैं, लूडो कैसे खेलते हैं, इसको हम पेटेंट में नहीं ला सकते। किस में चले जाएगा? ये फिर भी कॉपीराइट में चले जाएगा। पेटेंट मतलब इसको इन्वेंशन नहीं मानेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करते हो, पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, बुक्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, उसको हम पेटेंट इन्वेंशन नहीं मानेंगे। वो किस में जा सकता है? कॉपीराइट में जा सकता है। टोपोग्राफी ऑफ इंडस्ट्रियल सर्किट्स, आपको मालूम होगा इंडस्ट्रियल सर्किट्स क्या होते हैं। जैसे अलग अलग यूनिट्स बने रहते हैं। जैसे अगर आपने लैपटॉप का अंदर की चिप्स निकालो तो उसमें क्या होता है? पूरा सर्किट रहता है। इस सर्किट का हम डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसको हम इन्वेंशन नहीं मान सकते। अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की नई डिजाइन ढूंढी है तो डिजाइन एक्ट में कवर हो जाएगा, पेटेंट में कवर नहीं होगा। इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, क्लासिक एग्जांपल क्या है इसका? हल्दी। अगर हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, किसी को भी लग जाए तो उस पर हल्दी का लेप लगा दो, फटाफट ठीक हो जाएगा। तो अगर आपने बोला कि हम हल्दी से इसको ठीक कर रहे हैं, ये हल्दी हमने इन्वेंट करी है, तो क्या हम हल्दी का इन्वेंशन या हल्दी का पेटेंट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका हम इन्वेंशन क्रिएट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पेटेंटेबल। इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, नॉन पेटेंटेबल, इजी। एंड न्यू यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रग और केमिकल अनलेस इट रिजल्ट्स इन एनहांसमेंट इन क्वालिटी और एफिकेसी। अगर कोई दवाई है, दवाई का अगर आपने कोई नया यूज ढूंढा है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। नया यूज समझो, एक दवाई आती है डिस्प्रिन, तो डिस्प्रिन किसके लिए काम आती है? सर दर्द ठीक करने के लिए। मैंने इसका एक नया तरीका ढूंढा है, मजाक नहीं कर रहा, वो इंप्लीमेंट में करता हूं। जैसे मैं कभी कभी मेरे 10 आवर्स के लेक्चर हो जाते हैं तो मेरा गला थोड़ा सा दुखता है, तो मैं गार्गल करता हूं डिस्प्रिन से, मेरा गला फिर भी ठीक हो जाता है। तो मैंने एक केमिकल ड्रग का नया यूज ढूंढा। क्या मैं इसको इन्वेंशन में ला सकता हूं? नहीं।
हाँ, अगर एफिकेसी बढ़ रही है दवाई की, जैसे कोई नई चीज आ रही तो फिर भी वो पेटेंटेबल है, लेकिन अगर आपने सेम दवाई का नया यूज ढूंढ लिया तो उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल खांसी की दवाई है, खांसी की दवाई से क्या ठीक होती है? खांसी। अब आपने इसका एक नया यूज ढूंढ लिया कि अगर खांसी की दवाई को वेनिला आइसक्रीम के ऊपर डालो तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। नया यूज है लेकिन इसको हम इन्वेंशन नहीं मान सकते। क्लियर? से कभी तुमने एक्सपेरिमेंट करा है क्या हॉस्टल में? वेनिला आइसक्रीम के ऊपर एक खांसी की दवाई का सिरप डाल लिया, इतनी अच्छी लगती है, क्या बताऊं तुमको, बहुत टेस्टी लगती है, ट्राई कर। अरे सर क्या क्या चीजें ट्राई करते रहते हो, अब इतना टाइम कहां से मिल जाता है आपको? एनीवेज, आगे कौन पर्सन पेटेंट ले सकता है? पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। सबसे पहला, पर्सन क्लेमिंग टू बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, मतलब जिसने इन्वेंशन करा, जैसे साइंटिस्ट ने इन्वेंशन करा, वो पेटेंट ले सकता है। पर्सन असाइंड बाय इन्वेंटर, असाइंड मतलब एक साइंटिस्ट ने मिस्टर ए को असाइन कर दिया कि तू मेरे ऑन बिहाफ पर सारी कार्रवाई कर, मेरे पास ये फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो मिस्टर ए हमारे लिए क्या हो गए? असाइनी। तो साइंटिस्ट क्या हो गया? फटाफट बताओ। मैंने इन्वेंशन करा, मैंने तुमको ये इन्वेंशन असाइन कर दिया कि सारी फॉर्मेलिटीज तुम करो, तुम कौन हो? असाइनी। मैं कौन हूं? असाइनर। समझ में आ गया? तो असाइनी भी पेटेंट ले सकता है। थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन मतलब जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। TFI मतलब ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। अगर वो उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल हायर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी पेटेंट ले सकता है। नेक्स्ट, फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर PCT पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी या फिर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, एप्लीकेंट all of the applicants, at least one applicant should be resident or national of India. अगर आप कोई इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, सो पेटेंट के लिए कम से कम एक इन्वेंटर क्या होना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट या फिर नेशनल होना चाहिए। रेजिडेंट और नेशनल में क्या फर्क हमको मालूम है? नेशनल मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में पैदा हुआ है। रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट की कंडीशंस कहां पड़ी है? वो इनकम टैक्स में, रेजिडेंशियल स्टेटस में, ही शुड बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 180 डेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो अगर वो फॉरेन सिटीजन है लेकिन उस साल के लिए अगर इंडिया का रेजिडेंट है, तो भी वो इंडिया में पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ही कैन पुट अप एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन। क्लियर? ओके। The application may be made by one of the persons either alone or jointly with any other person. बहुत इजी है, आप अकेले भी एप्लीकेशन लगा सकते हो या जॉइंट नेम से भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को एक्चुअली लॉ में डिफाइन नहीं करा है, इसको नेगेटिवली डिफाइन करा है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन नहीं हो सकता। अगर हम मॉड्यूल या लॉ देखते हैं तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन नहीं हो सकता वो डिफाइन करा है ना? तो इसको हम नेगेटिव में समझेंगे। पर्सन हु इज नॉट द फर्स्ट इंपोर्टर, पर्सन हु इज नॉट द फर्स्ट इंपोर्टर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट इंपोर्टर हो तो क्या ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो सकते हो? बोलो हाँ या ना? हाँ, अगर आप फर्स्ट इंपोर्टर हो तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो सकते हो। इफ यू आर नॉट द फर्स्ट इंपोर्टर, मतलब आपके पहले फॉरेन कंट्री से और कोई इन्वेंशन को इंपोर्ट ऑलरेडी कर चुका है, तो आप ट्रू एंड फर्स्ट इंपोर्टर नहीं हो। सेकेंड, पर्सन हु वॉज फर्स्ट टू बी कम्युनिकेटेड अबाउट इन्वेंशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ऐसा पर्सन जिसको बाहर से सबसे पहले कम्युनिकेट करा है, जिसको मालूम पड़ा है कि इन्वेंशन है। अब आप समझो, मेरे को फॉरेन कंट्री से किसी ने बताया कि ये इन्वेंशन कर दिया, सिर्फ बताया है, तो मैं इन्वेंटर थोड़ी हूं। मुझे मालूम पड़ा कि फॉरेन में ऐसी कार बनी है जिसमें ड्राइवर नहीं है, तो क्या मैं इन्वेंटर बन गया? आई जस्ट हैव इंफॉर्मेशन टू शेयर, दैट्स इट। आई कैन नॉट बी अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इन्वेंटर के लिए इन्वेंशन जरूरी है। जिसके पास नॉलेज है वो इन्वेंटर नहीं है, जिसने क्रिएशन करा है वो इन्वेंटर। क्लियर? सो इन जनरल, any person who has contributed to the claims on invention is a true and first inventor. ऐसा पर्सन जिसने मेहनत करी है और अपनी मेहनत का वो क्लेम ले रहा है। क्लेम मतलब हाँ, ये इन्वेंशन मेरा है और मैं अपने इन्वेंशन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहता हूं, उसको हम ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर मानेंगे। क्लियर? अब कहां हमको पेटेंट की एप्लीकेशन लगानी है? पेटेंट ऑफिस और उसका एस्टैब्लिशमेंट का है। तो याद रखना पड़ेगा, पेटेंट के लिए अथॉरिटी कौन है?
कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। ध्यान रखना, 3 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का एक ही अथॉरिटी है। इसका नाम क्या है? कंट्रोलर जनरल। इसका नाम क्या है? कंट्रोलर जनरल। ये कितनी प्रॉपर्टीज देख लेगा? पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। इज अपॉइंटेड अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड शैल बी कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स फॉर द पर्पस। तो हम आगे जाके इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? कंट्रोलर। इसका पूरा नाम हमने देख लिया। पूरा नाम क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। अभी हम आगे इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? कंट्रोलर। फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट देयर शैल बी एन ऑफिस विच शैल बी नोन एज पेटेंट ऑफिस। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पेटेंट ऑफिस। फिलहाल पेटेंट ऑफिस की ब्रांचेस कहां कहां पर हैं? हमारी 4 मेट्रोज में, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। 4 मेट्रोज में पेटेंट ऑफिसेज हैं। हाँ, इनके सब ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ब्रांचेस इनकी 4 जगह है। अब जो भी हमारी पेटेंट एप्लीकेशन है उसको हमको अप्रोप्रिएट ऑफिस में फाइल करना है। अप्रोप्रिएट ऑफिस मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर इंदौर में हमको पेटेंट एप्लीकेशन लगानी है तो हमारे लिए अप्रोप्रिएट ऑफिस, लेट्स से उन्होंने मार्क करा है दिल्ली, तो अगर हमारे लिए अप्रोप्रिएट ऑफिस दिल्ली है तो हम चेन्नई में फाइल नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एन अप्रोप्रिएट ऑफिस। सो इसको डिफाइन करा गया है। वेयर एप्लीकेशन नॉर्मली, वेयर एप्लीकेंट नॉर्मली रिसाइड्स और हैज प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है, आप रह भी दिल्ली में रहे हो, तो हमको अपनी एप्लीकेशन कहां देनी है? दिल्ली में कि मुंबई में? दिल्ली में। दैट इज एन अप्रोप्रिएट ऑफिस। इफ देयर इज नो एड्रेस, आइडेंटिफाई प्लेस वेयर इन्वेंशन वाज ओरिजिनेट। अगर आपकी इंडिया में रिसाइडिंग प्लेस भी नहीं है या अगर आपका कोई ऑफिस एड्रेस भी नहीं है, तो फिर देखो कि इन्वेंशन कहां हुआ। जहां पर इन्वेंशन हुआ वो अप्रोप्रिएट ऑफिस मानेंगे। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेंशन वाज ओरिजिनेटेड इन मुंबई बट द इन्वेंटर रिसाइड्स इन दिल्ली। बताओ अप्रोप्रिएट ऑफिस क्या? आई विल रिपीट, invention was originated in Mumbai but the inventor resides in Delhi. appropriate office क्या है? दिल्ली। सबसे पहला पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो सेकंड पर जाना है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? और आखिरी, फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स दे नीड टू हैव एड्रेस ऑफ सर्विस इन इंडिया। अगर बाय चांस कोई फॉरेन एप्लीकेंट है, फॉरेन सिटीजन, क्या इंडिया में पेटेंट ले सकता है? हाँ या ना? हाँ। कब ले सकता है? अगर वो उस साल के लिए इंडियन रेजिडेंट हुआ। तो फॉरेन एप्लीकेंट अगर आप हो तो ये जरूरी है कि आपका यहां पर एड्रेस ऑफ सर्विस होना चाहिए। एड्रेस ऑफ सर्विस मतलब ऐसा एड्रेस जहां पर पेटेंट ऑफिस आपको कम्युनिकेट कर सके। दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ सर्विस। अब वो चाहे किसी का घर हो, किसी का ऑफिस से, उससे पेटेंट ऑफिस को कोई लेना देना नहीं है। आपका यहां पर एक पोस्टल एड्रेस होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब एप्लीकेशन को कैसे फाइल करें इसका हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। इसका प्रोसीजर कहां पर दिया हुआ है? सेक्शन 7 एंड 8। इसको हमको देखना है। मेरे पास एक डाउट बहुत बार आता है कि सर ये सेक्शंस याद करने हैं क्या? हो जाए तो करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कर लो, नहीं याद है तो गलती से लिख मत देना। अप्रोप्रिएट सेक्शन में ये चीजें दी हुई है। गलत सेक्शन से इंप्रेशन पूरा जाता है, लगभग आधे मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो सेक्शन याद है तो लिखो, नहीं याद है तो मत लिखो। तो हर लॉ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एप्लीकेशन का प्रोसीजर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका सेक्शन हमने याद कर लिया। पेटेंट की डेफिनेशन किस में आती है, उस सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मेन सेक्शन याद कर लो, सब सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं। तो कम से कम थोड़ा लोड तो कम होगा, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ आईपीएल नहीं है, यू हैव मेनी अदर लॉज आल्सो टू हैंडल विच आर वेरी भारी भरकम लॉज आल्सो। तो आपको उनके सेक्शन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। चलिए, वन एप्लीकेशन फॉर वन इन्वेंशन। अगर आपके बहुत सारे इन्वेंशन हैं तो क्या सबकी एप्लीकेशन अलग अलग लगानी पड़ेगी? यस। तो वन एप्लीकेशन फॉर वन इन्वेंशन ओनली। सेकेंड, where application is made by virtue of assignment of the right to apply for patent, there shall be furnished with application proof of the right to make the application। क्या मतलब हुआ दोस्त? सेकंड पॉइंट का जरा ध्यान से समझो। वो बोल रहे हैं कि अगर इन्वेंटर ने अपने इन्वेंशन का पेटेंट लेने के लिए राइट किसी को असाइन कर दिया, मिस्टर ए को असाइन कर दिया, तो जब मिस्टर ए पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको एप्लीकेशन के साथ एक प्रूफ भी लगाना पड़ेगा कि आई एम द असाइनी।
अगर आपने वो प्रूफ नहीं लगाया तो असाइनी अपने नाम पर इन्वेंशन या पेटेंट नहीं ले सकता। सो आपको प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। थर्ड, every international application under PCT for a patent as may be filed designating India shall be deemed to be an application under the act if a corresponding application has been filed before controller in India। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काफी सारे इन्वेंशन ऐसे होते हैं जो इंडिया में भी वो रजिस्टर करवाना चाहता है। तो वो बोल रहा है कि एवरी इंटरनेशनल अंडर पीसीटी designated India मतलब relating India shall be deemed to be an application if a corresponding application has also been filed before controller in India। What do you mean by corresponding application? आप एक इन्वेंशन को रजिस्टर करवा रहे हो यूएस में, हाथों हाथ आपने इंडिया में भी इस इन्वेंशन को रजिस्टर करवाने की सोची। तो अगर आपने एक एप्लीकेशन फाइल करवाई तो क्या उस एक एप्लीकेशन से दूसरी कंट्रीज भी कवर हो जाती है? यस। तो हम उसी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को क्या मानेंगे कि वो एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर कंट्रोलर इन इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन से बहुत सारी कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। तो ये चीज कम्युनिकेट होना चाहिए कि अगर मैंने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करा है तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन के कुछ मंथ्स के अंदर ही मुझे दूसरी कंट्रीज में भी एप्लीकेशन लगाना जरूरी है। अगर आप दूसरी कंट्रीज में एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तो उस कंट्रीज में फिर आपका इन्वेंशन का पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किसमें 12 महीने के अंदर हमको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और किसमें 30 महीने के अंदर हमको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, आगे जाके आएगा अपने पास। द फाइलिंग डेट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन processed by patent office or designated office shall be international filing date accorded with PCT। वो बोल रहा है कि जब हम दूसरी कंट्री में एप्लीकेशन लगाते हैं तो इसकी फाइलिंग डेट हम कहां से देखते हैं? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से। अब ये चीज हमको आगे और डिटेल में कब समझ में आएगी? याद करो, अगर हमने प्रोविजनल एप्लीकेशन लगाया, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की डेट से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कितने महीने में फाइल हो जाना चाहिए? 12 मंथ्स में। ये हमको समझ में आया। अगर 12 महीने में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं करा तो क्या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी? अब ये कैसे इंटरनेशनल एप्लीकेशन का? आपने बहुत सारी कंट्रीज में इंटरनेशनल एप्लीकेशन लगाई। सबसे पहले आपने लगाई यूएस में, फिर चाइना में, फिर यूके में। अब अगर आपको इंडिया में एप्लीकेशन लगानी है तो आप कौन सी कंट्री की फाइलिंग डेट से मंथ्स गिनोगे फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन इन इंडिया? जिस कंट्री में आपने सबसे पहले इंटरनेशनल एप्लीकेशन लगाई, जैसे हमारे एग्जांपल में यूएस। तो जिस कंट्री में आपने सबसे पहले इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करी उसकी डेट से देखो कि क्या आप टाइम लिमिट में इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। टाइम लिमिट में फाइल कर दी तो इंडिया में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। टाइम लिमिट में फाइल नहीं करी तो इंडिया में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना, पीसीटी एप्लीकेशन में कभी भी प्रोविजनल एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होती है। ये मैंने पहले भी समझाया है। अगर आप कोई भी इन्वेंशन को इंटरनेशनली फाइल कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? ओनली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सिर्फ डोमेस्टिक एप्लीकेशन में एक्सेप्ट होती है प्रोविजनल एप्लीकेशन, इंटरनेशनल एप्लीकेशन में प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। यहां पर आपको सिर्फ क्या देना पड़ेगा? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अभी आएंगे ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है। फिर हम बार बार क्या कर रहे हैं? पीसीटी। पीसीटी के यहां पर हमको मालूम है कि दो मतलब है जिनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी पीसीटी का यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म हमने यहां पर बनाया। पीसीटी एक्चुअली होता क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसमें कितनी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज हैं? 150, which are bound with certain formal requirements set out in treaty and regulations. PCT makes it possible to seek a patent protection for an invention simultaneously, एक साथ, in a large number of countries by filing a single international patent application। वो बोल रहे हैं आप सिंगल एप्लीकेशन फाइल करो, उसके बेसिस पर आपको मल्टीपल कंट्रीज में एक ही इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। समझ में आया पीसीटी की इंपॉर्टेंस? अब प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूड। सबसे पहला हमको क्या देना है? फॉर्म नंबर 1। वापस में बता रहा हूं, फॉर्म याद है तो लिखो, नहीं याद है तो क्या लिख दोगे? एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।
तो फॉर्म नंबर 1 में हम क्या देते हैं, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। इसमें क्या क्या डिटेल्स आ जाएगी, डिटेल्स ऑफ इन्वेंटर, एप्लीकेंट्स, टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। टाइप मतलब भाई ये नेशनल फेस के लिए है या इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टाइटल ऑफ इन्वेंशन, सर्टेन डिक्लेरेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड सिग्नेचर्स ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑथराइज्ड पर्संस। तो यहां पर जैसे हम नॉर्मली गूगल फॉर्म भरते हैं, क्या ये वैसी एप्लीकेशन होगी, आपको आपकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। हाँ, इसके साथ में क्या अटैच होना चाहिए, एक कवरिंग लेटर है ना, टू द कंट्रोलर, एड्रेस, सब्जेक्ट, पेटेंट एप्लीकेशन, इट इज रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर माई इन्वेंशन अंडर योर जुरिस्डिक्शन रिगार्ड्स, ऐसा पूरा कवरिंग लेटर होता है। कवरिंग लेटर के साथ में क्या अटैच होता है, आपकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 में आपको क्या फाइल करना होता है, प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एज द केस में भी। अगर इन्वेंशन कंप्लीट होने के पहले हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बताओ कौन सा स्पेसिफिकेशन जाएगा, प्रोविजनल। इन्वेंशन कंप्लीट होने के बाद करवा रहे हैं, कौन सा स्पेसिफिकेशन जाएगा, कंप्लीट। तो इसमें हमको बताना पड़ेगा फॉर्म नंबर 2 में कि ये क्या है। थर्ड, ओह तो बताना चाहिए ना। फॉर्म नंबर 3, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। It includes a statement and undertaking on behalf of inventor to inform about any foreign filing application. यहां पर वो पूछता है कि क्या आपने कोई फॉरेन फाइलिंग करी है, यस या नो। इफ यस, तो आपने कौन कौन सी कंट्रीज में अपने इन्वेंशन की फॉरेन फाइलिंग करी, आपको सारी डिटेल्स फॉर्म नंबर 3 में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 5, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप। इट इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन। यहां पर वो क्या करेगा, यहां पर वो सेल्फ डिक्लेरेशन देगा कि आई एम द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर एंड आई एम एलिजिबल टू register invention in my name. That is called a self declaration. So declaration as to inventorship must be filed in the patent office. Application declares that he is the true and first inventor. ठीक है, मतलब ये declaration important है। बाद में अगर बाय चांस आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं निकले तो आपको जेल में डाल सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 26, इट इज फॉर्म फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पेटेंट एजेंट और एनी अदर पर्सन अंडर दिस मैटर। क्या होता है कि पेटेंट ऑफिस में फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज क्या डायरेक्टली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाती है, नहीं। पूरा प्रोसीजर कौन जानता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरीज को कंपनी एक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज के लिए हायर करती है। वैसे ही पेटेंट ऑफिस में फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमको याद नहीं रहती। इसके लिए हम किसको हायर करते हैं, पेटेंट एजेंट। अब पेटेंट एजेंट क्या कोई भी बन सकता है, नहीं। इसके लिए एक पेटेंट एजेंट को एग्जामिनेशन पास करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो उस पर्सन को पेटेंट एजेंट पेटेंट ऑफिस डेजिग्नेट करता है। अगर आपने किसी पेटेंट एजेंट को हायर करा है इन एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा साथ में, ऑथराइजेशन लेटर, कि आई ऑथराइज मिस्टर ए पेटेंट एजेंट टू कैरी ऑन माई केस ऑन माई बिहाफ। वो ऑथराइजेशन लेटर होगा तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, provisional or regular. If an application is accompanied by a provisional specification, a complete specification shall be filed within 12 months. If the complete specification not filed, application shall be deemed to be abandoned. Complete specification फाइल करा कोई टेंशन नहीं है, provisional specification फाइल करा तो देख लेना provisional specification की डेट से complete specification कब तक फाइल करना है, 12 महीने, नहीं तो provisional application क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, मल्टीपल प्रोविजनल एप्लीकेशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक से ज्यादा प्रोविजनल एप्लीकेशंस फाइल कर देते हैं, बाद में कंट्रोलर को लगता है कि आपके इन्वेंशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई रिपीट, कभी कभी हम बहुत सारे इन्वेंशंस को कैरी ऑन करते हैं और हम भावुक हो जाते हैं फर्स्ट पॉइंट से, वन एप्लीकेशन फॉर वन इन्वेंशन। तो आपने सरदर्द की दवाई बनाई, एक कम सरदर्द की और एक ज्यादा सरदर्द की। सर ये क्या है, कम सर दर्द डिस्प्रिन, ज्यादा सर दर्द जिसको माइग्रेन हो जाता है उसके लिए आपने दूसरी दवाई बना दी। अब आपने दोनों के एप्लीकेशन अलग अलग लगाई, कंट्रोलर को लगा ये दोनों ही तो सर दर्द की दवाई है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस को सिंगल इन्वेंशन ही मानेगा। तो आपको सिंगल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा दोनों दवाई। ये बात समझ में आ गया, मल्टीपल प्रोविजनल एप्लीकेशन, ये राइट आपके पास है कि कंट्रोलर के पास है, कंट्रोलर। अगर कंट्रोलर को लगता है कि इन्वेंशंस आर इंटरकनेक्टेड
तो आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन को वो सिंगल करेगा। एंड इफ द इन्वेंशंस आर नॉट इंटरकनेक्टेड तो आपकी फिर वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट। द पीरियड ऑफ 12 months shall be reckoned from the date of filing of the earliest provisional specification। क्या मतलब है? आपने लगाया एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2। एप्लीकेशन 1 लगाया आपने 2 जनवरी को, एप्लीकेशन 2 लगाया 3 मार्च को। अब कंट्रोलर को लगा कि ये दोनों इन्वेंशन आपस में इंटर रिलेटेड, तो उसने आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन को क्या मान लिया? सिंगल एप्लीकेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वाली एप्लीकेशन थी, हमको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 महीने में फाइल करना है, तो 12 महीने कहां से ढूंढे? 2 जनवरी से कि 3 मार्च? 2 जनवरी अर्लीस्ट डेट। तो आपको 2 जनवरी से दोनों इन्वेंशन का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना है। ठीक है? हाँ, अगर इन दोनों को वो अलग अलग ट्रीट करता है तो फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने की डेट दोनों की अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंशन मिसिंग आउट। क्या मतलब है? समझना इसका मतलब क्या है। मैंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करा, ध्यान से समझना। मैंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करा पहली बार कब? ऑन 14 मार्च। इसके 12 महीने के अंदर क्या फाइल करना है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मुझे फाइल करना है। बाद में मुझे मालूम पड़ा यार कि कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, तो क्या वो सारी इंफॉर्मेशन में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में दे सकता हूं क्या? हाँ, बिल्कुल दे सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी हमारे सामने एक ऐसा केस आ जाता है कि एक इन्वेंटर ने अपना इन्वेंशन पूरा कंप्लीट कर लिया और उसने अपनी एप्लीकेशन विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कब फाइल करा? 14 मार्च। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट स्पेसिफिकेशन? इसमें आपकी इन्वेंशन की क्या 100% डिटेल्स चली जानी चाहिए? यस। 14 मार्च को एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 20 मार्च को उसको याद आया, अरे यार मैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में 3 पॉइंट सबमिट करना तो भूल गया। ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। क्रिटिकल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट। और अगर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करी तो मेरा इन्वेंशन अधूरा सा रह जाएगा, और अगर ये बाद में मालूम पड़ा तो रिस्क हो जाएगा। क्या रिस्क होगा? इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठा लेगा। तो फिर वो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करता है कि जो 14 मार्च को हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करा, इसको क्या माना जाए? इसको माना जाए प्रोविजनल एप्लीकेशन। इसको माना जाए प्रोविजनल एप्लीकेशन। अगर कंट्रोलर राजी हो गया तो इसको वो क्या मान लेगा? प्रोविजनल एप्लीकेशन। फिर इसके 12 महीने के अंदर आप क्या फाइल करोगे? कंप्लीट डिटेल्स, आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? केस पूरा समझ में आया? आगे, कैंसलिंग प्रोविजनल एप्लीकेशन एंड पोस्ट डेटिंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है कंट्रोलर को कि मेरी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन को पोस्ट डेट कर दो। ठीक है? द कंट्रोलर में, if the applicant so requested any time before grant of payment, cancel the provisional specification and post date the application to the date of filing of complete specification। वो ये बोल रहा है कि भाई जो मैंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी है ना, उस प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन को कैंसिल कर दो और उसको पोस्ट डेट कर दो, मतलब उसको पोस्टपोन कर दो। लेकिन मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा ये पोस्टपोन कब तक हो सकती है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने के अंदर, मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तक की डेट तक का वो पोस्टपोन हो सकता है, उससे आगे नहीं। मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि लेट्स से आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 जनवरी करा और 1 जनवरी से 12 महीने के अंदर आपको क्या फाइल करना है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। 12 महीने मतलब यू मान के चलो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक क्या आ जाना चाहिए? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब आपने एक तरीका निकाला, आपने बोला साहब एक काम करो कि मेरा जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है वो 1 फरवरी 24 कर दो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? वो 1 जनवरी 24 कर दो। क्या इतना पोस्ट डेट हो सकता है क्या? नहीं। कंट्रोलर बोलेगा साहब मैं पोस्ट डेट कर पाऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डेट कब तक कर पाऊंगा? टिल द डेट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। उससे ज्यादा पोस्ट डेट ये नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? चलो, अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। रोज रिवीजन की थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी, बस ये ध्यान रखो
जितना मैं रिवीजन करवाऊं उसको आप अच्छे से पढ़ लो। अब कल हमको मालूम है कि हमारा कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा, प्रोविजन स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसको पहले ही पढ़ के आ जाओ तो आपको रिवीजन लेक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।